एक अच्छा लेखक होने की कुछ ज़रूरी शर्तें हैं, जैसे कि संवेदनशील होना, मेहनती होना और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान होना। आज के जो हमारे मेहमान हैं, उनमें सब इस ये सब ख़ासियत हैं। तो आज आइए मिलते हैं रामलता भैरवा जी से। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा पहला सवाल ये है कि आपने लेखन की शुरुआत कब की? देखिए, मेरा मानना है कि आदमी कभी भी कुछ लिखता नहीं है, परिस्थिति, वक़्त उससे लिखवा देता है। जी। अगर ऐसा होता कि आदमी लिखता तो फिर कोई लेखक होता। लेकिन कुछ ही के लेखक बन पाते हैं। और लेखन की जो आपने शर्त बताई है, वो शर्त तो हर व्यक्ति के अंदर होती है। लेकिन जो अंदर से निराला के घर में 1 साल के अंदर 5 मौतें हुई थी, तब निराला बने थे। तो कुछ घटनाएँ, कुछ परिघटनाएँ, कुछ स्थिति ऐसी होती हैं कि आदमी लेखन की ओर अग्रसर हो जाता है। आज मैंने 8 एमए की हुई हैं, बीएड, बीजेएमसी, पीजीडीटी बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि 10वीं में 3 बार फेल भी हुआ था। लगातार 3 बार 10वीं में फेल हो गया था। तो घर वालों ने सोच लिया था कि अभी पढ़ना तो है नहीं, तो इसको कोई साइकिल वाइकिल की दुकान खुला देते हैं। तो मैंने फिर अचानक, और मेरे साथ वाले जो थे वो 3-3 क्लास आगे चले गए मेरे से। तो कुछ मन में पता नहीं ऐसा फ़ील एक बार हुआ कि जब तक मैं परिपक्व भी हो गया था, 16 साढ़े 16 साल का हो गया था। पहली जो एग्ज़ाम दी थी मैं 12 साढ़े 12 साल का, 10वीं में था। तो मुझे लगा कि मतलब समझदार हो गया था। तो फिर मेरा पढ़ाई में अचानक ही ध्यान, जो शायद मेरे मन में ये था कि जो मेरे से आगे निकल के मैं उनसे आगे निकल के दिखाऊँ। तो शायद इस लालच में, या पता नहीं क्यों मैं फेल हो गया था, तो उस फेलियर को पूरा करने के लिए पता नहीं क्यों मैं फिर लगातार दिन-रात पढ़ाई में ही उलझ गया मैं। तो पढ़ता गया, एक बार में 10वीं पास करी, मतलब तीसरी बार क्या चौथी बार में हायर सेकेंडरी एक बार पास करी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर फटाफट करते हुए। और फिर मैंने बीएड और एमए, एमकॉम प्रीवियस साथ-साथ करी। जी। वो भी देता रहा। अब उस ज़माने में ये था कि आप 2 कोर्स नहीं कर सकते थे, लेकिन एक आप अगर छुपा लेते हो, मतलब एग्ज़ाम सेम टाइम पे नहीं है तो आप कर सकते हो। तो इस तरह मैंने करते हुए 2 एक ही साथ में, उधर एमए कर रहा हूँ, उधर यहाँ से पीजीटी कर रहा हूँ। तो ऐसे मैंने 2 एक साथ करते-करते वो जो मेरे 3 साल खराब हुए थे, वो मैंने पूरे कर लिए। भरपाई कर ली उसकी। जी। और फिर आगे मेरा मन ऐसा होता गया कि मैं, तो जो 3 साल का मेरा जो ऐसा था, तो शायद मन में ये रहा कि मैं कुछ डिफरेंट करके दिखाऊँ। तो मैंने फिर वो लिखना, मेरे मन में अपने आप ही वो भावना जागी। ये बात ग्रेजुएशन के दौरान की है मतलब उससे लगभग? नहीं, ये तो लिखना तो जैसे मैं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो नेचुरल है कि जब मैं 10वीं 3 बार फेल हुआ, तो ये मान के चलिए कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर रहा। जी। लेकिन पढ़ाई की इतर जो चीज़ें थी उसमें शायद मैं ठीक-ठाक रहा, तो मैं उस तरह से जब मास्टर जी आते थे, तो मास्टर जी क्यों करते हो मास्टर जी? मैंने ऐसे झूमड़ी जोड़ लिया करता था। जी। मास्टर जी मोटा है, दिल का बड़ा खोटा, उस तरह से स्कूल के दौरान ये बात स्कूल के दौरान ऐसे वो कविता नहीं, ऐसे जैसे कविता पढ़ते-पढ़ते ऐसे कुछ जोड़ लिया। तो बाद में मन में रहा कि नहीं, ये तो फिर एक गाना आया था बड़े दिनों के बाद, पंकज उधास का गाया हुआ, चिट्ठी आई है। तो उसको मैंने एक विक्टर से क्या बोलेंगे, उसको पैरोडी बनाया था। याद आई है शहीदों की याद आज आई है। ऐसा करके मैंने बहुत बढ़िया वो, और वो कई जगह छपा भी था और बहुत मंचों पे चला भी था। तो उस तरह से करते-करते फिर एक लिखता गया, थोड़ा बहुत लिखता गया, लेकिन ठीक-ठाक लिखने लगा था। तो शुरुआत मैंने कविता से करी, फिर धीरे-धीरे मैं व्यंग्य लिखने लगा। फिर एक आपने वो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी होगी, जिसमें आगे-आगे एक बच्चा जा रहा होता है वो रेगिस्तान में, बिल्कुल मरा सा, वो पीछे-पीछे गिद्ध जा रहा होता है। जी। उसकी फ़ोटो कई जगह वो सोशल मीडिया वायरल हुई थी, अभी काफ़ी साल से हो रही है।
तो उस पे बहुत अच्छी कविता वीरप्पा मोइली जो कर्नाटक के सीएम रहे थे उन्होंने लिखी थी, बड़ी अच्छी कविता है। मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने लिखी थी वो जब मैंने पढ़ी तो उस चित्र देखा, तो चित्र देख के मैं बिल्कुल अंदर से बहुत द्रवित हो गया कि एक बच्चा, उसकी माँ खत्म हो चुकी थी और बच्चा रेगिस्तान में तप रहा था, तपता वो कोई माँ की खोज में घसीटता जा रहा है और पीछे पीछे गिरते जा रहा है। जी कोई देख रहा है कि कब ये बच्चा मरे और कब में। वो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कचोटने वाली है। हाँ, और एक कैमरामैन पीछे पीछे जा रहा है, तो वो मैगजीन के लिए काम कर रहा था कैमरामैन। तो कैमरामैन तो अपनी नौकरी कर रहा था कि मैं अगर ये फोटो इस टाइम जब बुद्ध झपट्टा मारेगा तब मैं खींचूंगा, तो फोटो बहुत बिकेगी। जी तो उसने उस क्षण आया और वो जो झपट्टा मारकर फोटो कैप्चर कर लिया, और वो फोटो मैगजीन की बहुत अच्छी फोटो बनती है। तो फोटो छप के जाती है तो बहुत तारीफ होती है। तो एक पाठक लिखता है कि वहाँ एक तो बालक था, एक गिद्ध था, एक महागिद्ध भी था। जी बिल्कुल। तो वो महागिद्ध वो कैमरामैन था, तो चातक से बचा सकता था। तो उसने अगले दिन सुसाइड कर लिया था उस कैमरामैन ने, जब अपने बारे में सुना। तो वहां से मेरे मन में कुछ कविता के प्रति अलग से भावना जागी और मैंने छंद मुक्त कविता को इस तरह की जो बिल्कुल, जो आप संवेदना की बात की आपने स्टार्टिंग में, जिसके अंदर संवेदना है, तो संवेदना सबके अंदर होती है, संवेदना पे जो अलग से कोई जुड़ जाता है साथ में तो फिर कविता बन जाती है। तो उस तरह से मैंने फिर छंद कविता लिखी, टिप्पणी छोड़ के, और फिर मैं धीरे धीरे कविता के संसार में पता चला गया और आज जो जितना जो कुछ हो आपके सामने। सर मेरा एक सवाल और है कि आप रेडियो में कैसे आए सर, इस सफर कैसे शुरू हुआ? देखिए, वो ईश्वर है ना, सबका स्थान निर्धारित करके रखता है। जी अगर मुझे आज इनकम टैक्स में कमिश्नर बना देते, मैं किसी भेज देते, मैं शायद काम नहीं कर पाता। मुझे कोई बहुत बड़ा ऐसा डिपार्टमेंट दे दे जहाँ बहुत पैसा है, तो मैं उसका यूज नहीं कर पाता क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पैसे की। जी मुझे उतनी चीज ना मैं खा सकूँ। आज मैं बड़े से बड़ा किसी का नाम नहीं लूंगा, बड़े से बड़ा उद्योगपति आपके मन में जो विचार लो, जी कभी आप उनके साथ पार्टी में जाना कभी। जी मैं एक बहुत बड़े ऐसी पार्टी में गया हुआ हूँ, जी वहाँ 50 तरह की मिठाई थी, 50 तरह की रोटियां थी, 50 तरह की सब्जियां थी, 50 तरह के अन्य पकवान थे, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ रोटियों पे थी। रोटियां सबको मिल नहीं रही थी, वो लाइन इतनी लगी हुई थी और रोटी आते झपट्टा मार रहे थे सब, मिठाई बेकार पड़ी थी। तो आदमी कितना बड़ा हो जाए उसको रोटी खानी है। जी उसकी वही है। तो आखिरकार तो भगवान ने सबके लिए सबको बुद्धि दे रखी है सबको, लेकिन ये काम सबका डिवाइड कर रखा है उसने, आपको यही काम करना है, दूसरा काम आपसे नहीं होगा। तो चूंकि मैं लिखता था, और जब मैंने एसएससी का एग्जाम दिया तो अपने आप ही मेरी एक लेटर आते दिन वास्तव में हो गया तो पता लग गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी। जी अचानक एसएससी चिट्ठी आती है और क्या आपको आकर सूरतगढ़ में पोस्टिंग दी जाती है, जी जल्दी फला फला तक ज्वाइन कर लीजिए। जी तो मेरा उन दिनों एग्जाम चल रहे थे, मैंने घर वालों को चिट्ठी दिखाई नहीं, चिट्ठी मेरे को मिली थी, मैंने खोल के देखा तो 31/5 अभी इसी मई महीने की बात में मेरे पास चिट्ठी आई थी। मैंने चुपचाप उसको रख ली, उसमें डेट थी अब 3 महीने के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। जी तो चिट्ठी छुपा के रख ली, घर वालों से निकालने में तो पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो चिट्ठी आएगी नौकरी बहुत अच्छी है। मतलब फिर मैंने 3 महीने चिट्ठी छिपाई, तो भैया एक दिन पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे, उनको चिट्ठी मिल गई। अरे राम सर, ये तेरी पोस्ट की चिट्ठी आई है। मतलब मुझे नहीं पता, कैसे नहीं पता, किसने खोली है ये? मैं बहुत मम्मी ने किसी ने खोली होगी, चल फटाफट छोड़ 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 ज्वाइन कर फटाफट। अब वो नौकरी में ऑलरेडी उनको पता था कि जितना जल्दी ज्वाइन करो उतना ज्यादा फायदा होता है। तो खैर मैंने फटाफट जाके अगस्त में जाके ज्वाइन किया। मई में चिट्ठी आई थी, मैं अगस्त में ज्वाइन किया, 31 अगस्त को ज्वाइन किया। तो मेरा कोई ऐसा कोई आया नहीं है, वो तो ईश्वर अपने आप, क्योंकि मेरी रुचि इसमें थी, ईश्वर को पता था कि ये सिर्फ यही काम कर सकता, बाकी से कुछ होगा नहीं। इससे घर वालों को आपको मतलब पता था कि लिखते हैं तो ऐसा कुछ कहा कि ये मत करो, फालतू की चीजें हैं, इस तरह की कुछ अवरोध है? नहीं, वो मैं जब लिख रहा होता था, हमारे दो बड़े भाई वो जयपुर रहते थे उस टाइम पे, जब मैं मेरी नौकरी की चिट्ठी आई तभी भैया मुझे जस्ट बड़ा जयपुर रहते थे। जी तो वो कहते, वो मेरे को लग रहा है पढ़ रहा है कुछ, मुझे उनको ये पता है किस लिख रहा है, वो पढ़ रहा है, ठीक है पढ़ता रहा है, लेकिन मैं कुछ लिख रहा होता था। तो वो शायद रेडियो ने मुझे, फिर रेडियो में अपने आप आ गया, तो रेडियो के बाद मेरा लेखन को और जमीन मिली और विस्तार मिला और नया आकाश मिला, फिर मैं लिखता चला गया।
ज़्यादा कुछ तो नहीं, क्योंकि सरकारी काम भी करना होता है। काम मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। जब टाइम मिल गया, घर जाते मेट्रो में जाते हुए, या कहीं कोई संडे सैटरडे के दिन लिख लिया। बाकी ऑफिस में मैंने कभी अपना काम किया है उसी में ज़्यादा, क्योंकि काम भी लिखने जैसा ही है, जी मेरा जी काम जी सर्जन का ही है। जी जी तो मैंने वो काम ज़्यादा किया है, और लिखने का काम तभी किया जब मुझे अलग से कोई टाइम मिला तो मैंने लिखा। तो ये कहना गलत नहीं हुआ कि इन्होंने रेडियो को नहीं चुना, रेडियो ने इनको चुना। और सर ने ये कह सकते हैं, ये जी मैं कईयों से कहता हूँ कि हाँ, जी मैं मेरी कोई रेडियो प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन हाँ, रेडियो में सुनता था, बचपन से सुनता था। और पिताजी बहुत डाँटते भी थे कि रेडियो में पता नहीं क्या गाने सुनता रहता है। मैं हालाँकि मैं नहीं सुनता था गाने, लेकिन मुझे लगता है कि रेडियो तो खराब चीज़ है। जी जी लेकिन मैंने नॉलेज भी उससे काफ़ी अर्जित की। हालाँकि घरवाले नहीं मानते थे इस बात को, सोचते थे रेडियो सुनता है, पता नहीं क्या, लेकिन और मैं क्या, वो एक चिट्ठी पत्री कार्यक्रम होता था आकाशवाणी जयपुर से, जी तो मैं चिट्ठी भेजता था सुन के, फिर एड्रेस सुन के चिट्ठी पे मेरा नाम भी आता था। जी तो सब बोलते थे, तेरा नाम रेडियो पे कैसे आता है? आता है, जानते हैं मेरे को, ये नहीं कहता मैं चिट्ठी लिखता हूँ उनको, जी जी है ना, मेरे को सब जानते हैं, तो वो जी बोले, इसको कैसे जानते हैं? तो उनको ये लगा हमारे गाँव में लोग रेडियो उसको जानते थे, लोग इसलिए रेडियो में नौकरी मिल गई, जी जी क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। पेपर देना पड़ा होगा उसके लिए आपको। पेपर देना पड़ा, ऐसी जी सीधा पूरी। तो लेकिन मेरी रुचि रेडियो में थी, लेखन में थी, तो अपने आप रेडियो में आ गया। जी सर एक सवाल और है कि आपका पशु पक्षी प्रेम जग जाहिर है, तो ये ख्याल कैसे आया कि इनके लिए कुछ करना चाहिए मुझे? देखिए क्या, ये मेरा बचपन से, अभी आपने देखा था, मतलब बाहर भी देख रहे थे आपके, मैं कुत्ते केड़ा 2 बिस्कुट ले रहे थे और जी हमने बिस्कुट बिस्कुट डाला, जी तो वो कुत्ता मेरे पीछे-पीछे वहाँ तक आया। तो ये बचपन में मैंने कुत्ते पाले, तोते पाले, जी और मैं उनको बिल्कुल मनुष्य की भांति मानता हूँ। जी और मैं 8वीं में योग में कर रहा हूँ, मैंने इसलिए योग में कि हम योग करने ज़रूरत क्यों पड़ती है, जानवरों को नहीं योग की ज़रूरत पड़ती है। जी जी क्योंकि वो ऑलरेडी योग कर रहे होते हैं, वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। जी हम सोते 4 बजे हैं, मतलब हमको गहरी नींद 4 बजे बाद ही आती है। हम्म, उससे पहले तो हम हल्की-हल्की नींद में आते हैं, लेकिन असल नींद हमको 4 बजे, क्योंकि हमको 4 बजे उठ जाना चाहिए। जी सारे जानवर कोई योग नहीं करता, कोई बीमार नहीं होता, किसी के डायबिटीज़ नहीं है, किसी को शुगर, मतलब कोई बीमारी उनको नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। जी तो मैंने इनसे बहुत सीखा है। तो मुझे ये देखो कैसे ये रहते हैं, कैसे वो अच्छे मेरे घर में, पहले 1 साल पहले से 3 खरगोश थे, तो मैंने जेपनी पार्क में छोड़े। जी हालाँकि वो धीरे-धीरे वो वहाँ खत्म होने लगे, तो वापस वो घर में ले आया। जी तो एक खरगोशनी जब अपने बच्चे देती है, जी तो पहले जितने भी, जैसे हमारे, मैंने ऊपर छत पे एक मंदिर है, उसी के अंदर खरगोश रहते हैं। जी तो कोई पन्नी पड़ी होती है या कोई कपड़ा पड़ा होता है, तो वो खरगोशनी पहले कपड़े इकट्ठे करती है, पन्नी इकट्ठे करती है, जब प्रेग्नेंट हो जाती है, जी उसके किसी कोने में तह लगाती है पूरा, जी जी बना के स्टेज तह लगा देती है, फिर इस तरह की स्टेज बना देती है, यूँ करके यूँ, इस तरह जी से जी यूँ बना देती है। जी यूँ करके ऐसे जमा-जमा के नीचे पत्थर लगा कुछ लगा लेती है, यूज़ कर करके ऐसा बना देती है। जी फिर जिस दिन बच्चे देने होते हैं, उस दिन पहले पूरी बॉडी के बाल निचोड़ लेती है, मुँह से, अच्छा पंजे से, जी और उसका गद्दा बना देती है बहुत बढ़िया। जंगल में तो गड्ढा खोदती है, और यहाँ एक गद्दा बना के पूरा उसके ऊपर बच्चे को, अपने बालों को अपने पूरे बाल नंगी हो जाती है पूरी। जी एक तो इसलिए कि उसके थन जो है दूध वाले हाँ वो जी साफ दिख जाते हैं जी बच्चे, पीने के लिए पीने ज्यादा के नहीं लिए। रहे हाँ, जी लेकिन जंगल में ऐसा, जंगल में कोई बिल्ली बनाती है, बच्चे अपना दूध खोज लेते हैं कहाँ इसके, जी लेकिन घर के अंदर वो पूरे घर में रहेगी, तो ऐसे पूरे बाल नोच के यहाँ पूरी बॉडी के नीचे तक, ऊपर के बेचारी से नहीं नोच जाते, जहाँ तक नोचती वहाँ तक नोच लेती है, ऐसे करके पूरा गद्दा बना के, इतना गजब गद्दा बनाती है कि आदमी का डर लगता है, जितने भी गद्दे हाई क्लास के सब फैल है, जी और तब जाके बच्चे देते हैं। तो उनसे मुझे सीखने को मिलता है बहुत। और चूंकि जितने जानवर हैं वो बेचारे बोल नहीं पाते, जी मुझे बहुत उनके दया आती है कि ये कोई भी मार के भाग जाता है। कुत्ते हैं, उनको जो मर्जी कोई लात मार देता है, कोई डंडे मार, जबकि कुत्ता एक ऐसा जीव है जो सिर्फ मालिक के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपनी कॉलोनी करता है सारे काम। जी जी वो पराये आदमी को फट से पहचान लेता है। इसको वफादार भी कहा है, सबसे ज्यादा वफादार जानवर है तो कुत्ता ही है। होता है, तो लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। होता ये, अभी हमारे पड़ोस में एक बाइक खड़ी थी, उसके ऊपर से वो नई लाया था, और कवर उसका बाइक का, जी उसको उतार के ले गए कुत्ते, फाड़ दिया उसको। हम्म, अब वो कि ये इसको खाना डालता है, इसलिए हमारे फाड़ दिया, 500 रुपये लाया था, अरे फाड़ दी। जी मैंने कहा देखो, वो फाड़ा क्यों, आप ये मत करो कि उसने वो देखिए कि कुत्ते ने सोचा कि ये आज क्या बाइक के ऊपर बिछा हुआ है,
जी ये मेरे मालिक को परेशान करे, पता नहीं कौन आके डाल गया ये, तो उसने उसको हटाया है कि नहीं मेरे मालिक की गाड़ी तो ऐसी है, ये पता नहीं क्या ऊपर आ गया तो काट लगा है इसको। वो भाषा समझे नहीं कि क्या है उसके तो वो तो हटा इसलिए रहा था कि मेरे मालिक की गाड़ी के ऊपर ये क्या आ गया, या मेरे मोहल्ले में जो भी आदमी उसकी गाड़ी को कौन बिछा गया, कौन बिछा गया जी। आप अचानक गाड़ी आप सीट तो नहीं फाड़ी कभी, तो सीट नॉर्मल होती है, आपको और से नुकसान के लिए ये इसलिए किया हटाया उसने आपकी गिद्दी नहीं फाड़ी उसको, तो ये क्या चीज इसको हटाओ, क्यों गाड़ी ऐसी होती है कि कवर नहीं होता उन पे आमतौर पर, तो उसने फटाफट क्या आ गया इसके अंदर क्या, तो खींच खा के भाग गया, आप उसको मार दो। तो जानवर हमेशा, कोई जानवर हो वो हमेशा प्रकृति के व्यक्ति के भलाई के लिए काम करता है, हमें नहीं समझ पाते। तो मुझे जानवरों से इसलिए प्यार है, बेचारे मूक है लेकिन सारी भाषा समझते हैं। मेरे घर में 20-25 कबूतर भी हैं, वो उड़ जाते हैं, मेरे इवन मेरे घर में मधुमक्खी भी है और मैं उनके आसपास से निकलता हूँ, 3 छाते सब बने आस पास निकलता हूँ, मैं दूर गड्ढे हो जाते हैं और वो पास जाता हूँ, सब जानते हैं मेरे को, कुछ नहीं करती हूँ। ततिया मेरे घर पे है, लेकिन मैं एक एक चींटी झाड़ू लगाता है, चींटी को मैं बिल्कुल बचा नहीं सकता हूँ कि चींटी भी उसमें ना आ जाए, तो कितना टाइम झाड़ू में लगेगा, मैं चींटी बचा देता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि आदमी जो है वो इस सृष्टि को बचाने के लिए, सृष्टि में जीव जंतु को बचाने के लिए भगवान ने पैदा किया है, और हमें सबसे पहला जिनमें जीव है, चाहे वो पेड़ पौधे भी, अगर मैं आज अपने खरगोश के लिए घास काट रहा हूँ दया बहुत आती है, लेकिन ये एक वो है कि वो काटते हैं, मैं कभी जड़ से नहीं काटता, मैं काटता हूँ, काटने दोबारा फूट आती है, ज्यादा फूटती है। तो ये जीव जंतु है जो सजीव है, सांस लेते हैं, उनकी रक्षा करना व्यक्ति का पहला धर्म होना चाहिए। अगर आपने इनकी रक्षा कर ली तो पूरी सृष्टि समझ जाएगी, मानवता के लिए जरूरी है। जी जी जी, इसलिए मैं उनसे मोहब्बत मेरी बनी रहती है, और मैं सबसे दुआ करके सबसे तेरे प्रार्थना कर सकता हूँ कि इनकी रक्षा करें, प्रकृति की रक्षा करें, ताकि पूरी प्रकृति फिर से, और बाहर तो इसलिए सोने चिड़िया कहा जाता था कि हमने पशु पक्षी को भगवान माना है, जी उन्हें चूहे को भगवान माना है, गणेश जी की सवारी माना है, पूजा होती है सर अपने धर्म में, सिर्फ ये पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में जानवर की पूजा करते हैं, गाय की पूजा होती है, हर चीज की किसी न किसी रूप में हमने जीव को भगवान की सवारी माना है, भगवान का अंग माना है, ये मान के हम पूजा करते रहे। तो जीव तो पूजनीय है, हर चीज पूजनीय है, तो मैं इसलिए उनसे बात करता हूँ। सर आज रेडियो और आकाशवाणी भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, रेडियो सपनों की वो दुनिया है जहाँ हर युवा अपनी साकारता को पा सकता है, जहाँ आकाश भी छुआ जा सकता है, जहाँ धरती की गहराई में जाया जा सकता है। जितने बड़े कलाकार हैं, जितने बड़े, मैं आज का अमिताभ को सदी का, जो आज की युवाओं की फिल्मों पहली पसंद रहती है, तो धर्मेंद्र और अमिताभ दो बड़े कलाकार आज फिल्म दुनिया में हैं, और दोनों की शुरुआत रेडियो से होती है। रेडियो में जमीन दी तो आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे, और पहले तो रेडियो ही था। अमिताभ बच्चन के बारे में सर के बारे में कहा भी जाता है कि वो जब इंटरव्यू देने गए तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, आवाज कुछ इस तरह की नहीं लगी थी, और तब रिजेक्ट किया था उनके पापा आकाशवाणी में थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रेडियो कभी भी किसको बख्शता नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज टीवी में तो आप दिखा देते हो, अब मेरे को मैं सबके सामने हूँ, मेरी आवाज कैसी भी हो, लेकिन मैं क्योंकि मेरे एक्सप्रेशन से लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन रेडियो तो नहीं समझ, आवाज ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कुछ भी नहीं हो। तो अमिताभ की आवाज ठीक थी, लेकिन अमिताभ की आवाज थोड़ी भारी थी, और वो हमारे माइक का लेवल, जैसे माइक का लेवल है वैसा लेवल होता है, तो अब ज्यादा दूर से बोलोगे तो आवाज साफ नहीं आएगी, और पास से बोलोगे तो गूंजेगी। तो आवाज की एक वो होती है, एक दायरा, एक सीमा होती है कि उसमें बोलोगे तो आपकी रेडियो जनिक आवाज होगी। अमिताभ की आवाज जब अमिताभ बोले थोड़ी भारी आवाज, तो इससे फट रही थी आवाज, तो पहली बार रिजेक्ट किया, बाद में सिलेक्ट हुआ, भी दिया ही नहीं उन्होंने। तो पर थोड़ा ये था ना, बाकी अमिताभ की आवाज बहुत विशाल सी आवाज थी, लेकिन बस ये थोड़ी माइक पे आवाज फट रही थी, तो उनकी बाद में आवाज ही काफी पहचान बन गई थी, आवाज ही पहचान बनी थी उनकी। तो रेडियो वो दुनिया है जहाँ हम अपने सपने पूरे करते हैं, जहाँ सुबह होती है तो लगता है कि मतलब सारे जीव जंतु जग गया हो। वो रिजेक्ट ट्यून आपने सुनी होगी, तो इतनी प्यारी होती है वो कि जैसे हम किसी अजीब सी दुनिया में, सपनों की दुनिया में खो रहे हैं। फिर सबसे पहले उसमें भक्ति का कोई कार्यक्रम आता है, उसके बाद उसमें रामचरितमानस जैसे कार्यक्रम आते हैं, जो जहाँ उसको सुन के हम
बिल्कुल अलग दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ रामायण सुनते हैं, देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो भाई भी है, वो पत्नी भी है, वो राजा वो प्रजा भी है, वहाँ किस तरह से अत्याचार भी है, किस तरह से उसका मुकाबला होता है। तो उस तरह कार्यक्रम, उसके बाद हम कृषि का कार्यक्रम करते हैं, उसके बाद हम न्यूज़ सुनते हैं, उसके बाद हम कुछ ऐसा क्लासिक का कार्यक्रम करते हैं। तो एक तरह से हमारे दिनचर्या जैसे अकॉर्डिंग रेडियो की दुनिया चलती है। तो रेडियो वो जगह है जहाँ सिर्फ दिनचर्या नहीं बल्कि व्यक्ति का पूरा संसार बनता है। और मैं तो बताऊँ, अगर जो व्यक्ति रेडियो सुन लेगा वो फिर दूसरे कार्यक्रम नहीं देखेगा। वो रेडियो पे सब कुछ आपको, खेल से लेकर, विज्ञान से लेकर, साहित्य से लेकर, कला से लेकर, संस्कृत से लेकर, संगीत से लेकर सब कुछ आपको देखने सुनने को मिलेगा। तो जितने भी बड़े आईएएस बनते हैं, बड़े बड़े नौकरी पे जाते हैं, वो उनकी अगर आप इतिहास उठाओगे तो उन्होंने रेडियो सुना है सिर्फ। और रेडियो के बनस्पत वो हमने जितना हम हर साल इंटरव्यू करते तो आईएएस टॉप ज्यादा इंटरव्यू करते हैं, वो यही कहते हैं कि नहीं, हमें रेडियो नहीं बनाया है। तो रेडियो वो जगह है जहाँ से आप उस दुनिया को पा सकते हो जो आपने कभी सपनों में वो दुनिया सोची है नहीं। सर आजकल टेलीविजन रेडियो पे हावी होता जा रहा है, रेडियो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है, तो उस पे आप मतलब क्या राय देखिए है? क्या है, आज लोग मेरा आपका हमारा इंटरव्यू जो देख रहे होंगे, वो अपनी आंख भी टीवी पे लगा के, मोबाइल पे लगा के बैठे होंगे। जी जबकि रेडियो में ऐसा नहीं है, आप अपना काम भी कर सकते हो, 3 काम एक साथ सुन, रेडियो सुन रहे हो, आप अपना दिन मन में कल्पना भी कर सकते हो रेडियो को साथ-साथ कि भाई इस तरह का कार्यक्रम जा रहा है तो हम भी इस तरह का लिख सकते हैं, इस तरह की सोचें वो हम भी कर सकते हैं। और तीसरा अपना चाहे रोटी बना रहे हो, 3 काम एक साथ आपके हो रहे हैं। किचन में रेडियो रखा है और सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, खाना बन रहा है और आप कल्पना की दुनिया में विचरित कर रहे हो, विचरण कर रहे हो, तो 3 काम एक साथ हो रहे हैं। टीवी में ऐसा नहीं है। नजर रोटी है तो कुछ नहीं है तो उसमें। आप एक बार बोल देगा कि आज के मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी मारी और चुप सेंचुरी दिख रही है, तो आप जाओगे ठीक बात, सेंचुरी दिखेगी, नहीं तो फिर वो तो बोल भी चला गया भयंकर। तो आप एक टीवी सामने देखते रहो तो छूट गया आपको उससे। तो टीवी में क्या, तो टीवी बहुत अच्छा है, लेकिन रेडियो उसका बढ़ावा इसलिए माना जाता है कि रेडियो आपको समय बहुत बचा के देता है और ज्ञान देता है। तो रेडियो मैं ज़्यादा बेटर मानता हूँ टीवी से। टीवी जितने चैनल्स हैं, बाकी हमारा जो दूरदर्शन नेशनल चैनल है वो तो आपको कार्यक्रम देता है और वो इस बात का ध्यान रखता है कि आपको साथ साथ बोलते भी रहना है। टीवी वाला चुप नहीं होता कभी। वो अगर विराट कोहली सेंचुरी मार से नहीं कहीं चला गया, वो इसके साथ बोलता है कि देखो इसके साथ इसके पीछे रोकने की कोशिश करी लेकिन नहीं रोक पाए बॉल, तो वो टीवी वाले बोलते भी रहते हैं। तो ये हमारे अकबर बिंदु के संस्कार है कि वो हर, क्योंकि जब मान लीजिए कोई ब्लाइंड व्यक्ति देख रहा है तो वो क्या देखेगा, तो वो ये ध्यान में रखते हैं टीवी वाले भी, सरकारी टेलीविजन है कि उसके साथ साथ बोलता भी रहे, तो चुप नहीं बैठ सकता। आप टीवी देखना कोई भी वो सिखाया जाता है। तो रेडियो टीवी तो वो मंच है जहाँ हर व्यक्ति नौकरी नहीं पाता बल्कि अपने जीवन के उन लक्ष्यों को पाता है जो आपने अपने मन में बसाए हैं सोच। जैसा कि सर ने कहा कि रेडियो बड़ा भाई है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटा भाई कितना भी आगे बढ़ जाए, बड़ा भाई रहता है। सर एक सवाल और है मेरा कि जो नए लिखने वाले हैं उनके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं लेखन के क्षेत्र में? देखिए आज के लिखने वाले जो है वो लिखते नहीं है, वो बनते हैं, वो बना सोचते हैं कि मैं आज ही बहुत बड़ा राइटर बन जाऊं जी। तो वो उसके लिए तो देखो लेखन तो टाइम मांगता है, समय मांगता है जी। अब अगर आप आज ही सब कुछ बन जाना चाहोगे तो आप तो रोज उठाओगे, आपकी कल्पना शक्ति खत्म हो जाएगी। जबकि मैं कहता हूँ आपको एक कविता लिखने के लिए या एक दोहा लिखने के लिए, एक शेर लिखने के लिए 1 साल लग जाता है। जी। अब सब्र कहाँ 1 साल का। और मैं कहता हूँ कि आदमी एक शेर एक दोहे से जी जाता है। तो दुनिया पोथी पोथी पढ़ो, बहुत पंडित हो जाना। तो आप जरूरी डायकर प्रेम पे पढ़े हो, उसी में अगर आपने जिंदगी में एक शेर लिख दिया आप जी जाओगे। आप एक दोहा लिख दो उसी में आप मोर हो जाओगे। और ये आप कितना लिखते हो, 100 किताब लिख दिया लेकिन आपने क्या लिखा 100 में। तो मैं नई पीढ़ी से गुजारिश करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि एक तो पढ़े, लिखे कम पढ़े ज्यादा, और ज्यादा मत लिखो, कम लिखो और अच्छा लिखो, और वो लिखो जो अब तक नहीं लिखा गया। वो लिखिए उसको क्या लिख रहे हो आप, मौलिकता होनी चाहिए लेखन में। मौलिकता तो है ही, साथ में नयापन कि जो लिखा जाता है उसको छोड़ो।
जो नहीं लिखा था उसमें लिखो। और आखिरी चीज ये ध्यान रखो कि अगर आप साहित्य में लिख रहे हो तो साहित्य में पहली शर्त है कि क्या साहित्य में आना चाहिए, वो कंडीशन जरूरी है जी। बाकी पत्रकारिता उसमें तो आपको आजाद हो, क्योंकि पत्रकारिता का दायरा है कि बिल्कुल मौलिक लिखो और उसकी एक अपनी धारा बनाए कि लोग पहचान ले, कि बिना पढ़ते पहचान ले कि ये तो राइटिंग उस व्यक्ति की है, ये तो उसे पक्का लिखा हो, क्योंकि ये तो बाकी तो ऐसा तो कोई लिखता है नहीं, वही लिखता है। तो आपका लेखन आपकी पहचान बने, ऐसा लिखा है। सर मेरा एक सवाल नहीं, गुजारिश है, कुछ अपना लिखा हुआ अगर सुना दें तो। उनका शेर जी बिल्कुल। कि क्यों जाता है इधर उधर इस दुनिया में, वाह। क्यों जाता है इधर उधर इस दुनिया में, मेरे जैसा कहाँ बसर इस दुनिया में, बसर मीन आदमी। क्यों जाता है इधर उधर इस दुनिया में, मेरे जैसा कहाँ बसर इस दुनिया में, और मेरे चलने से भी धरती हिलती है। वाह। कि मेरे चलने से भी धरती हिलती है, कुछ तो अपना है असर इस दुनिया में। वाह क्या बात, क्या कि मेरे चलने से भी धरती हिलती है, कुछ तो अपना है असर इस दुनिया में, और आंखें क्या दिल तक को भी छुआती है, आंखें क्या दिल तक को भी छुआती है, मेरी जैसी कहाँ नजर इस दुनिया में। वाह। आंखें क्या दिल तक को भी छुआती है, मेरी जैसी कहाँ नजर इस दुनिया में, और इश्क में अटके हम नहीं हैं इकलौते। वाह। इश्क में अटके हम नहीं हैं इकलौते, चांद भी लटका है अधर इस दुनिया में। वाह चांद भी वाह क्या बात। तो ये थे हमारे साथ आज राम बता भैरवा जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ओके।